बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 19 ऑफ CS 604। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस। आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 4/4 GPA इन CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर रिमेंबरिंग मी इन योर प्रेयर्स। एक स्टूडेंट ने कमेंट शेयर किया, बहुत प्यारा कमेंट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दैट कि होल सिलेबस एक जगह मिल जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि सिंपल वर्ड्स में सिंप्लीफाई किया करें कॉन्सेप्ट को, ताकि एंट्री लेवल स्टूडेंट्स को भी अच्छे से क्लियर हो। न्यू स्टूडेंट में कुछ ऐसे भी हैं जो मेडिकल वगैरह फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए सब्जेक्ट न्यू है। तो इन दिस फाइनल टर्म सीरीज आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, सो दैट जो लोग CS सीख रहे हैं दे आर फ्रॉम नॉन CS बैकग्राउंड, क्योंकि CS अभी वो सीख रहे हैं, दे आर नॉट CS एक्सपर्ट। तो मैं चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई कर सका मैं इंशाल्लाह करूँगा। और ये फाइनल टर्म की जो सीरीज़ है दैट वुड बी मच बेटर दैन मिड टर्म सीरीज़, बिकॉज मिड टर्म सीरीज़ में मैं खुद स्टूडेंट था, उस टाइम मैं सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा था, एंड मीन वाइल स्टडिंग आई वॉज रिकॉर्डिंग वीडियोज़। तो अभी जो फाइनल टर्म की वीडियोज़ है आई हैव पास्ड दिस सब्जेक्ट विद गुड ग्रेड्स। तो अब इंशाल्लाह दिस फाइनल टर्म सीरीज़ विल बी मच बेटर दैन मिड टर्म सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। इससे पहले हम देखते हैं कि रिलेट करते हैं पिछली चीज़ों को और फिर आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 18 में हम कवर कर रहे थे कि हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे हमारे पास कंकरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, इससे भी पहले प्रोसेस होता क्या है? प्रोसेस इज़ एनी फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन विच CPU इज़ परफॉर्मिंग, और उस कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास पहले सिंपल एक ही CPU होता था और उसके ऊपर एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही होती थी। फिर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स आ गए। मल्टीपल प्रोसेसर्स में हमारे पास एक टाइम पर कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो गई। डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूनी प्रोसेसर सिस्टम में है, यानी एक ही प्रोसेसर है लेकिन आपने कंकरेंट प्रोसेसिंग करनी है। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि पहले एक चीज़ को बारी दे देते हैं, फिर दूसरी चीज़ को बारी देते हैं, फिर तीसरे को बारी दे देते हैं। एक ही प्रोसेस एक ही सेकंड में अगर 100 प्रोसेस चला रहा है तो आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि हम तो एक सेकंड के बीच में जाकर माइक्रो सेकंड्स में ऑब्जर्व चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसे ही लगेगा कि 100 प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली। लेकिन हो रहा ये होगा कि फ्रैक्शन ऑफ दैट सेकंड एक ही चीज़ हो रही होगी, लेकिन वो आपस में ऐसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होगी कि लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे एक साथ चल रही हैं। तो अब हमने जब डिफरेंट प्रोसेसेस को एक साथ चलाना है और हमारे पास एक शेयर्ड डाटा पूल है, तो देखें अब प्रोसेस तो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ डाटा चाहिए। वो डाटा लेते हैं मेमोरी से। अब CPU तो इटसेल्फ बहुत फास्ट है, उसकी क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा है, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेमोरी के जो उसने असेस करना है, अगर वो सेकेंडरी मेमोरी को असेस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा स्पीड लगती है। अगर वो रजिस्टर्स को असेस कर रहा है, कैशे को असेस कर रहा है, तो कम टाइम लगता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को या मेन मेमोरी को असेस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो असेस करें जो हमने कैशे में रख ली हैं या मेन मेमोरी के बजाय हमने रजिस्टर्स में रखी हुई हैं। तो इसलिए हम शेयर डाटा रखते हैं कि एक ऐसा डाटा हो जो ज़्यादा प्रोसेसेस ने एक टाइम पर यूज़ करना है, क्योंकि लिमिटेशन है ना रजिस्टर्स की, हमारे पास कैशे की एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है, बहुत कम कैपेसिटी है। तो इस वजह से हमारे पास शेयर्ड डाटा आता है। अब शेयर्ड डाटा के अंदर मसला यह आता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस आपस में काम कर रहे होते हैं तो हर कोई कहता है पहले मैं काम करूँगा, पहले मैं करूँगा, और इंटरलीविंग हो जाती है। थोड़ा सा काम एक बंदे ने कर लिया, थोड़ा सा दूसरे ने कर लिया, और काम बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इसको कहते हैं रेस कंडीशन, कि हर प्रोसेस कोशिश कर रहा है कि पहले मेरा काम हो जाए, और शेयर डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इंटरलीविंग होती है, हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस जो शेयर्ड मेमोरी को असेस कर रहे हैं, शेयर डाटा को असेस कर रहे हैं, या एक प्रोसेसर के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनकी कैसे आपस में सिंक्रोनाइजेशन की जाए, कैसे काम ऐसे किया जाए कि रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती है। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा है जो सबने इकट्ठे असेस करना है, फॉर एग्जांपल अकाउंट का बैलेंस है, एक प्रोसेस ने डिपॉजिट करना है, एक ने विदड्रॉ करना है। तो जहाँ पर वो बैलेंस पड़ा हुआ है, जहाँ पर वो अकाउंट स्टेटमेंट पड़ी हुई है, उसको हम बोल देते हैं दैट इज़ क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल बोल देते हैं उसको कि ये एक क्रिटिकल, एक सेंसिटिव सी चीज़ है, एक नाजुक सी चीज़ है, इसको ध्यान से छेड़ो, इसके अंदर ज़्यादा पंगे नहीं लो। तो हमने इसको क्रिटिकल सेक्शन बोल दिया। अब क्रिटिकल सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक टाइम पर एक प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस को बारी देंगे। पहले क्या हो रहा था कि एक प्रोसेस बैलेंस को डिपॉजिट कर रहा था, दूसरा विदड्रॉ कर रहा था, फिर
एक बैलेंस को अपडेट कर रहा था, फिर इस तरह आपस में इंटरलीविंग हो गई थी। जो भी बाद में एंड में काम करता था उसका रिजल्ट आ रहा था। तो हमने क्रिटिकल सेक्शन में ये कर दिया कि हमने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि सीरियलाइज एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस होंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर। सीरियलाइज का मतलब सीरियल वे में, एक सीक्वेंस में होंगे। पहले एक प्रोसेस अपना काम खत्म कर लेगा, फिर दूसरे की बारी आएगी। अगर पहले वाले ने दोबारा बारी लेनी है तो दूसरे के खत्म करने का इंतजार करे, फिर उसको दोबारा बारी दी जाए। तो इस तरह से हम क्रिटिकल सेक्शन को डील करते हैं। तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली क्या होता है, अ पीस ऑफ कोड इन कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन विच प्रोसेस में अपडेट शेयर डाटा। यानी जो भी पीस ऑफ कोड है जहां पर प्रोसेसेस ने शेयर डाटा रखा हुआ है उसको क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकती है, कोई डेटाबेस भी हो सकता है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सीरियलाइज एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस कर देते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर। क्या पहले एक प्रोसेस कंप्लीट चलेगा फिर दूसरा कंप्लीट चलेगा। When a process executes code that manipulates shared data, we say that process is in its critical section. जब भी प्रोसेस उस शेयर डाटा को असेस कर रहा है, वो काम जब उस शेयर डाटा के ऊपर कर रहा है, तो हम कहते हैं उस टाइम पर प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अवेलेबल है, अभी वो क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा है। द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद ये कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस करे, एक्सक्लूसिव हो। At any time only one process is allowed to execute in its critical section. एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करेगा, इवन विद मल्टीपल प्रोसेसर्स। अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स भी आ गए, यूनी प्रोसेसर के बाद मल्टी प्रोसेसिंग वाले प्रोसेसर सिस्टम आ गए, तो फिर भी हमने एक क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पर एक प्रोसेसर को ही अलाउ करना है कि वो काम करे। सो ईच प्रोसेस मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अब ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे कि एक टाइम पे एक प्रोसेसर काम करे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शंस को अलग रख लेते हैं और उससे पहले एक दरवाज़ा बना देते हैं। उस दरवाजे को बोलते हैं एंट्री सेक्शन। फिर उससे बाहर एक दरवाज़ा बनाते हैं जो कि बाहर जाने का दरवाज़ा है। जितने भी प्रोसेसेस हैं जिन्होंने क्रिटिकल सेक्शन पे काम करना है, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, वो तमाम एंट्री सेक्शन के अंदर आके जमा होते जाते हैं। जमा होने के बाद अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं किसी और प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में काम तो नहीं करना। फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं, अपना काम तमाम करते हैं और एग्जिट सेक्शन में आके सबको बता देते हैं कि अब हमारी बारी ख़त्म हो गई, अब जो अगली जिसकी बारी है वो क्रिटिकल सेक्शन को असेस कर ले। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। अब बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एंटर करने के लिए प्रोसेसर जो होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं परमिशन टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। द सेक्शन ऑफ कोड इंप्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एंट्री सेक्शन। जहां पे आके वो रिक्वेस्ट करेंगे उसको बोलेंगे एंट्री सेक्शन। द रिमेनिंग कोड इज कॉल्ड रिमाइंडर सेक्शन। और जो क्रिटिकल सेक्शन के बाद बाकी कोड बच जाएगा एग्जिट सेक्शन के खत्म होने के बाद, उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर सेक्शन, बचा हुआ सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन में कोई मसला नहीं है, वहाँ पे बेशक 10 प्रोसेस एक साथ काम करें क्योंकि वो क्रिटिकल नहीं होगा। हर प्रोसेस का रिमाइंडर सेक्शन डिफरेंट होगा जो एक टाइम पे उसने काम करना है। जिसमें द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल दैट प्रोसेसेस कैन यूज सो दैट देयर एक्शन विल नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर इन विच देयर एग्जीक्यूशन इज इंटरलीव्ड। इंटरलीव्ड का क्या मतलब है? कुछ बारी एक प्रोसेसर को दे दी, कुछ दूसरे को दे दी, रिजल्ट खराब हो रहे थे। तो हमने क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का एक प्रोटोकॉल बना दिया जिसने ये चीज़ ख़त्म कर दी, इंटरलीविंग का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया और प्रोसेसर के एक्शन अब इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का हमने एक कॉन्सेप्ट तो ले लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके सोल्यूशन क्या आएंगे? तो हमारे पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं, फिर हमारे पास हार्डवेयर हम ऐसे ही ले लेते हैं जिसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तीसरा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन यूज़ कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं सोल्यूशंस को। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, हमें सरदर्दी नहीं लेनी पड़ती। तो ये 3 तरह के इसके सोल्यूशंस होते हैं। वी डिस्कस द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फर्स्ट। पहले हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस को देखेंगे। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ सोल्यूशन द स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूशन शुड बी एज फॉलोज। कोई भी टाइप है, स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है कि एक क्रिटिकल सेक्शन होता है, उसके ऊपर एंट्री सेक्शन होता है, उसके नीचे एग्जिट और उसके नीचे रिमाइंडर सेक्शन, और ये वाइल लूप में कंटिन्यूसली ये काम होता रहता है। नाउ द सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब जो भी सोल्यूशन आ रहा है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसने फुलफिल करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब है कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करे। दूसरी बात है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम अपने एल्गोरिदम को देखें तो कोई ना कोई प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 प्रोसेसेस हैं, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हमने उनको अलाउ किया हुआ है और अभी वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, वो तो अपने रिमाइंडर में काम कर रहे हैं या इनपुट आउटपुट के अंदर चले गए हैं। क्रिटिकल सेक्शन के बारी हमने उनको दी हुई है लेकिन काम वो कुछ और करने बैठे हुए हैं और क्रिटिकल सेक्शन वाला भी हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई प्रोग्रेस होनी चाहिए। यानी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ वो प्रोसेसेस आने चाहिए जिन्होंने उस टाइम क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना है।
फिर नेक्स्ट आता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग के अंदर क्या है कि कोई ऐसा ना हो कि एक दो प्रोसेसेस हैं वही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गए हुए हैं और वही उसके ऊपर काम करते जा रहे हैं और कुछ बेचारे मासूम से प्रोसेसर हैं वो साइड पे बैठे हुए, उनकी बारी ही नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। अब इसको बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ प्रोसेस पी आई इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर एक पी आई कोई भी प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, तो कोई और प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन में उस टाइम एग्जीक्यूट ना करे, सिर्फ जो पी आई एग्जीक्यूट कर रहा था वही करे। यानी अगर मैं इसको एक सेंटेंस में बताऊं तो इसका मतलब ये बनेगा कि एट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ टाइम ओनली वन प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन। बस। प्रोग्रेस, इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, एंड सम प्रोसेसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन, और कुछ दूसरे प्रोसेस हैं जो इसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं क्योंकि उन प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन भी वही है जो इसका है, देन ओनली दोज प्रोसेसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन, तो सिर्फ वो प्रोसेस उस डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट करें या उस कितार में लगें या उस झमगट्टे में इकट्ठे हों जिन्होंने अभी क्रिटिकल सेक्शन में नेक्स्ट एंटर होना है। ऐसे प्रोसेसेस उसके अंदर ना आ जाएं जिन्होंने अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं है, अभी उन्होंने बस रिमाइंडर सेक्शन में जाना है। कि फॉर एग्जांपल हम एक जगह पे गए, वहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत रश होता है, एक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अब हमने सुबह 8 बजे जाके सोचा कि ना दोपहर को 2 बजे पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन अभी से पिज़्ज़ा ऑर्डर दे देते हैं, वो पिज़्ज़ा बनता रहेगा। ऐसा ना हो हमने 1 बजे जाके ऑर्डर दें और पिज़्ज़ा ही रेडी ना हो, रश इतना ज़्यादा होता है, तो हम सुबह से जाके बैठ के ऑर्डर दे के वहाँ पे बाहर खड़े हो जाएं और खाना हो पिज़्ज़ा हमने 2 बजे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह कुछ प्रोसेसेस हैं जिन्होंने अभी तो जाना नहीं क्रिटिकल सेक्शन में, जाना है उन्होंने शाम को, और अभी से वो बुकिंग करा के बैठ जाएं कि भाई हमें भी कतार के अंदर लगाओ और हमने भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, भाई हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी ना, क्योंकि बारी उन प्रोसेसेस को मिल जाएगी क्रिटिकल सेक्शन के लिए जिन्होंने अभी क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करना था, तो ज़ाया हो रहा होगा टाइम। तो इस तरह नहीं करना। एंड दिस सिलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन इंडेफिनेटली इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते कि एक प्रोसेस है जिसने महीने बाद क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और वो अभी से क्रिटिकल सेक्शन की बुकिंग करने के लिए बैठा हुआ है, तो फिर तो इंडेफिनेटली कुछ प्रोसेस जो अभी क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना चाह रहे थे उनको बारी नहीं मिल रही क्योंकि उसको मिली हुई है जो अभी यूज़ ही नहीं कर रहा। द बाउंडेड वेटिंग में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ बाउंड ऑन नंबर ऑफ टाइम्स दैट अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शंस, यानी ऐसा ना हो कि क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस ही बार बार आता जा रहा है, किसी और की बारी ही नहीं आ रही, तो हम बाउंड लगा देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो रहा है। आफ्टर प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, जब एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट कर दी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए और उस रिक्वेस्ट के ग्रांट होने के बीच में जो टाइम है उसमें हम एक नंबर ऑफ टाइम बाउंड कर देते हैं कि एक प्रोसेस आया, उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है और अभी उसको रिक्वेस्ट नहीं मिली, तो ये ना हो कि वो बार बार हर 10 मिनट बाद हमें तंग करता रहे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो नहीं, हम एक बाउंड लगा देंगे कि भाई बस आप 5 बार बता सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, बैठो आराम से सुकून से, जब तुम्हारी बारी आएगी तो हम तुम्हें भेज देंगे क्रिटिकल सेक्शन में, ठंड रखो थोड़ा। फिर नेक्स्ट आता है अजम्पशंस। वाइल फॉर्मुलेटिंग अ सोल्यूशन, अब कुछ अजम्पशंस हमने करनी है कि जब भी हम सोल्यूशन बनाएंगे तो कुछ अजम्पशंस होंगी जो कि ख्यालाती बातें हैं जो हमने करनी है। जाहिर बात है हमने कुछ फॉर्मुलेट करना है तो हमने कुछ अजम्पशन माइंड में रखनी है कि ईच प्रोसेस एग्जीक्यूटेड नॉन जीरो स्पीड, कि हम एक तो बात हम ये माइंड में रखेंगे, एज्यूम करेंगे कि हर प्रोसेसर ने किसी ना किसी स्पीड पे एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं है कि उसकी जीरो स्पीड है कि वो चलता ही नहीं, फंसा रहता, नहीं, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। ये किस लिए कि जब हम उसको क्रिटिकल सेक्शन में भेजेंगे तो वो चलेगा तो फिर उसकी बारी खत्म होगी ना, अगले की आएगी, तो ये अजम्पशन करना ज़रूरी है। नो अजम्पशन कैन बी मेड रिगार्डिंग द रिलेटिव स्पीड्स ऑफ एन, और आपस में रिलेटिव स्पीड नहीं हम बनाएंगे कि फ़लाँ तेज़ है फ़लाँ स्लो है, इस तरह तो काम सही नहीं है, बायसेस आ जाएगा। तो हमने क्या रखना है कि इस तरह की कोई भी अजम्पशन नहीं रखनी कि उनके अंदर कोई रिलेटिव स्पीड्स हैं, हमने तमाम प्रोसेसेस को इक्वली ट्रीट करना है। अच्छा, अब ये था हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन का तमाम चीज़, ठीक है, कि क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है, किस किस तरह के उसके सॉल्यूशंस होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और क्या अजम्पशन हमने रख ली हैं। अब हम सॉल्यूशंस देखते हैं। पहले हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे हार्डवेयर बेस्ड क्या होते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड देखेंगे, लेकिन सारा कुछ एक लेक्चर में नहीं देखेंगे, सारा कुछ पूरे सब्जेक्ट में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास
सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है टू प्रोसेस सोल्यूशंस टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, कि हमारे पास दो प्रोसेस का क्या सोल्यूशन है कि अगर दो प्रोसेस हैं उनके हमने क्रिटिकल सेक्शन को डील करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम कैसे करते हैं? इन दिस सेक्शन एल्गोरिदम, दिस सेक्शन एल्गोरिदम जो होता है ये टू प्रोसेसेस को एप्लीकेबल होता है। द प्रोसेसेस आर पी नॉड एंड पी वन। जो दो प्रोसेसेस हैं, एक का नाम है पी नॉड, एक का नाम है पी वन। व्हेन प्रेजेंटिंग पी आई, जब हम पी आई को प्रेजेंट कर रहे हैं, वी यूज पी जे टू डिनोट अदर प्रोसेस, यानी अभी जिसकी मैं बात करूंगा वो पी आई है और उसके अलावा जो है वो पी जे है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगर पी नॉड है तो दूसरा पी वन होगा, अगर मैं अभी पी वन की बात कर रहा हूँ तो दूसरा पी नॉड होगा, यानी दूसरा उससे ऑपोजिट है। An assumption is that basic machine language instructions such as load and store are executed automatically, that is an operation that completes entirely without interruption। तो इनकी मुझे सरदर्दी नहीं लेनी कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, मुझे बस अभी क्रिटिकल सेक्शन को देखना है। ये मैं अज्यूम कर लूँगा कि ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन। अच्छा, अब एल्गोरिदम 1 क्या कहता है? द फर्स्ट अप्रोच इज टू लेट द processes share a common integer variable turn initialized to 0 और 1। पहली अप्रोच ये है कि हम हर प्रोसेस को हम एक वेरिएबल दे देते हैं टर्न, और उस टर्न को इनिशियलाइज करते हैं 0 या 1 से। इफ टर्न इज इक्वल टू आई, अगर टर्न आई के इक्वल है, यानी फॉर एग्जांपल टर्न 0 के इक्वल है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी P0 की बारी है। अगर टर्न मेरा 1 के इक्वल है तो मैं अभी कहूँगा कि P1 की बारी है। तो ये टर्न बताएगा कि ये 0 के इक्वल है तो 0 वाले प्रोसेस की बारी है, अगर मेरे पास 1 के इक्वल है तो 1 वाले प्रोसेस की बारी है। इफ टर्न इज इक्वल टू आई देन पी आई इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ पी आई इज एज फॉलोज। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अभी पी आई प्रोसेस आया मेरे पास, ठीक है, तो दिस इज पी आई। पी आई क्या करेगा? चेक करेगा टर्न जे की तो नहीं है, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। अगर टर्न जे के इक्वल नहीं है तो फिर क्या करेगा? वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अगर यहाँ पर टर्न के अंदर जे पड़ा हुआ है, टर्न इज इक्वल टू जे था फॉर एग्जांपल, तो ये करेगा वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू जे। तो जब तक टर्न इज इक्वल टू जे रहेगी, आई जो है वो यहाँ पर वाइल में ही फंसा रहेगा। जब टर्न जे के इक्वल नहीं होगी तब आई जाएगा अपने क्रिटिकल सेक्शन में, यानी टर्न इज इक्वल टू आई हो जाएगी और उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद टर्न के अंदर जे स्टोर कर देगा कि अब दूसरे प्रोसेसर की टर्न आ जाएगी, और आई अपने रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। जे यहाँ पर वेट कर रहा था, जैसे ही जे की बारी आएगी वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो इंश्योर करता है, लेकिन इसके अंदर प्रोग्रेस इंश्योर नहीं होती। हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बॉन्डिंग वेटेड। तो बॉन्डेड वेट की भी कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की भी हो रही है, लेकिन प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों सेटिस्फाई हो रही है? क्योंकि टर्न का वेरिएबल है, जिसकी टर्न होगी वही क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, तो एक टाइम पे दोनों प्रोसेसेस तो नहीं जाएंगे, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो यहाँ पर कंफर्म हो गई। अब हमारे पास प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रही? क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ प्रोसेसेस आ रहा है इन एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, कि अगर फॉर एग्जांपल टर्न इज इक्वल टू 0 है और टर्न 0 है लेकिन प्रोसेसर 0 ने अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं था, तो टर्न तो लेकिन 0 की रहेगी। जब वो जाएगा टर्न को वापस 1 के इक्वल करेगा तो फिर 1 की बारी आएगी, तो हमारे पास प्रोग्रेस इसके अंदर इफेक्ट होती है। जो बाउंडेड वेट कंडीशन होती है ये सेटिस्फाई हो रही होती है, बिकॉज देयर इज एन अल्टरनेशन, क्योंकि अल्टरनेशन हो रही है। ये नहीं हो रहा कि हर वक्त P0 या P1 ही जाता जा रहा है, जो भी जाता है जब वो निकलता है, निकलते हुए दूसरे की टर्न कर देता है। तो दिस वॉज एल्गोरिदम 1। अब हम देखते हैं एल्गोरिदम 2 के अंदर क्या होता है। वेरिएबल टर्न इज रिप्लेस्ड विद एन अरे बूलियन फ्लैग 2। एक अरे बन जाती है, बूलियन अरे है जिसके अंदर फ्लैग 2, यानी हमारे पास एक फ्लैग 0 होगा, ठीक है, और एक होगा फ्लैग 1। ये 2 इंडेक्स होंगे इसके अंदर, और एक ये बूलियन अरे होगी, यानी या तो इसके अंदर ट्रू होगा या इसके अंदर फॉल्स होगा। इस तरह से हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं इस अरे के। तो इसके एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया जाता है फॉल्स के साथ, कि दोनों फॉल्स कर दिए जाते हैं। इफ द फ्लैग इज ट्रू फॉर अ प्रोसेस दैट इंडिकेट द प्रोसेस इज रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। यानी पहले हम टर्न को देख रहे थे, ठीक है, एल्गोरिदम 1 में। अब यहाँ पे हम रेडी को देख रहे हैं कि प्रोसेसर रेडी है या नहीं, टर्न को नहीं देख रहे। तो रेडी में हम क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोसेसर 0 रेडी है तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा इसके फ्लैग को, कि मैं बोलूंगा प्रोसेसर 0 रेडी हो गया। तो ये क्यों कर रहा था मैं? क्योंकि पहले मेरे पास प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। मेरे पास अगर टर्न इज इक्वल टू 0 था और प्रोसेसर 0 रेडी ही नहीं था, तो मैं प्रोसेसर 1 को बारी ही नहीं दे रहा था,
तो ये रेडी चेक करने के लिए मैं फ्लैग वाला सिस्टम लेके आ गया कि भाई अब मैं ये चेक करूँगा रेडी कौन सा है, उसको क्रिटिकल सेक्शन में भेजूंगा। तो अब मेरे पास इसका जो बनेगा, मैं चेक करूँगा कि फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, ये किस प्रोसेसर के लिए है हम ये देखते हैं। दिस इज फॉर प्रोसेस पी आई। पी आई क्या करेगा, चेक करेगा फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू कि मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने अपना फ्लैग ट्रू कर दिया है। वाइल फ्लैग जे, जब तक जे रेडी है ये इसी जगह पे फंसा रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि जे भी रेडी हुआ है। जब ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब जे अपने आप को फॉल्स कर देगा तो ये आई क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद अपने आप को फॉल्स कर देगा। और फिर अब जे यहाँ पर आएगा, जे चेक करेगा अपने आप को, जे ट्रू करेगा, चेक करेगा कि आई तो नहीं है ट्रू, आई ने यहाँ पे फॉल्स किया होगा, वो ट्रू नहीं होगा, तो अब जे अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है। पी आई सेट्स फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू, सिग्नलिंग दैट इट इज रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो जो पी आई होता है वो हमारे पास चेक करता है, वेरीफाई द प्रोसेस जे इज ऑल्सो नॉट रेडी। तो वो चेक करेगा कि मैं तो रेडी हूँ, क्या दूसरा रेडी तो नहीं है। अगर दूसरा रेडी है तो फिर वो वेट करता रहे वाइल लूप में। अगर जे रेडी होता तो वो वाइल लूप में ही वेट करता रहता जब तक वाइल लूप फॉल्स ना हो जाता। तो अब क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जे को फॉल्स होना जरूरी है, तभी आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। एट दिस पॉइंट पी आई वुड एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ऑन एग्जिटिंग द क्रिटिकल सेक्शन पी आई वुड सेट, जैसे ही वो एग्जिट करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा कि अब मैं रेडी नहीं हूँ, मैंने अपना काम कर लिया। जे अगर आप रेडी हो तो अब आप अपना काम कर लो। इन दिस सोल्यूशन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई है। अनफॉर्चुनेटली द प्रोग्रेस कंडीशन इज नॉट मेट। प्रोग्रेस फिर भी यहाँ पे मेट नहीं हुई, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं प्रोग्रेस क्यों मेट नहीं हुई और कैसे हम उसको मीट करेंगे। तो टी नॉट पे हमारे पास क्या हुआ, फ्लैग 0 ने कर दिया ट्रू, और T1 यानी अगले टाइम इंस्टेंस पे P1 ने बोला मैं भी रेडी हूँ, दोनों ने बोल दिया हम रेडी हैं, ठीक है। अब ये चेक करेगा दूसरा रेडी तो नहीं है, दूसरा रेडी तो नहीं है, वहां पे फंसा रहेगा। ये चेक करेगा दूसरा रेडी तो नहीं है, ये भी फंसा रहेगा। दोनों ही वाइल लूप में ही फंसे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो हमारे पास प्रोग्रेस कंडीशन नहीं हो पाएगी। तो ये एल्गोरिदम भी हमारा ठीक नहीं रहा। नाउ द बोथ प्रोसेसेस आर लूपिंग फॉरएवर इन देयर रिस्पेक्टिव वाइल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ हमारा लेक्चर 19 एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। इस लेक्चर्स की मुझे फीडबैक लाजमी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि लेक्चर्स इसी तरह डिटेल में होने चाहिए, लेंथी होने चाहिए या शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट किस्म की ऑडियंस होती है, डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ जॉब होल्डर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी लेक्चर्स कवर करें, सिर्फ उन चीज़ों को कवर कर दें जो MCQs पेपर में आने हैं, जो क्वेश्चंस पेपर में आने हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, वो कहते हैं डिटेल में सारी चीज़ें पता चलें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो आई नीड योर फीडबैक। मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया क्योंकि मैं तो अब ये सब्जेक्ट कवर कर चुका हूँ, मुझे तो इसके लेक्चर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम मेकिंग दिस फॉर यू गाइज। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आने वाले लेक्चर्स को मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँ, किस तरह से स्ट्रक्चर करूँ। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।